चलिए तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लियर करते हैं कि 300 के पर जल का वाष्प दाब 12.3 kPa है। यहाँ पर kP मतलब क्या है, ये किलो पास्कल है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे और पढ़ेंगे kPa है ना। आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप इतना समझिए, इसका एक मात्रक है। ठीक है, तो 300 के पर जल का वाष्प दाब है 12.3 kPa है ना। यदि इसमें बने अवाष्पशील विलेय के 1 मोलल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। अजीब लगता है पढ़ने में, सीधी बात ये बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यदि इसमें बने अवाष्पशील विलेय के 1 मोलल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। मतलब जो विलयन है उसमें 1 मोलल अवाष्पशील विलेय डाला गया है, तब विलयन बना है, उसी विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। पर इसको देखकर आपको समझ बिल्कुल नहीं आता कि क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है यदि इसमें बने अवाष्पशील विलेय के 1 मोलल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। प्रश्न है भाई, घुमा देता है। तो आपको ये समझना है कि यदि अवाष्पशील विलेय के 1 मोलर हम लोग किसी विलायक पर डालते हैं, है ना, तो उस बने हुए विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, यही ज्ञात करना है आपको। ये आपको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर ये मान दिया गया ना 12.3 के, ये वाष्प दाब है, जल का वाष्प दाब है शुद्ध अवस्था में, समझ आया ना। ठीक है, विलायक का वाष्प दाब है, और ये क्या है, ताप है। इसमें कोई मान आपको दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मोल बस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप समझेंगे ध्यान से। दिया क्या है उसको देखते हैं। तो दिया है, क्या दिया है भाई, यहाँ पर दिया है कि n-1 विलेय के मोलों के। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ कि जो विलेय है उसको हम लोग मान लेंगे क्या, B, और विलायक को हम लोग मान लेते हैं A। आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, A कौन है, जल है, और B कौन है, आपका कोई विलेय है। ठीक, तो यहाँ पर दिया है n=1, यहाँ पर आप इसको मत लिखना, यहाँ पर n=1 दिया गया है। ठीक है, ओके। ये किसके लिए होगा, इसको हम लोग किसके लिए मानेंगे, n हम लोग मानते हैं विलेय के लिए। किसके मान लेते हैं, विलेय के लिए। ठीक है, और अच्छा एन भी मान लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, एन बी है ना। और एन ए क्या है, विलायक के लिए, विलायक का मोल है, ये विलेय का मोल है। ठीक है, तो विलेय का मोल एन बी कितना दिया गया है, 1। ठीक है, कितना दिया गया, 1 मोल दिया गया है ना, अवाष्पशील विलेय 1। और एन ए का मान अपने को निकालना है, तो कैसे निकलेगा, आपको पता होगा कि मोल है, मोल का सूत्र क्या होता है, भार बटा अणुभार, पता है ना। अर्थात क्या है, WA/MA, यही तो है आपको। ठीक है, तो भार कितना है, तो विलायक कौन है, विलायक जल है, जल का भार कितना है, भार कितना दिया गया है यहाँ पर देखो तो। चलिए यहाँ पर आपको दिमाग लगना है, यहाँ पर लिखा है 1 मोलल मतलब मोललता से संबंधित है, और आपको मोललता का परिभाषा पता है, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के ग्राम अणु है ना, या मोल। मतलब मेरे पास मोललता बताया गया है, मतलब मेरे पास 1000 ग्राम विलायक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये मोललता सूत्र से हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, 1000 ग्राम मतलब 1 kg। ओके, उसका भार कितना है, 1000 है। ठीक है, 1000 ग्राम है। ठीक है, और ए में क्या है, ये उसका अणुभार है। अणुभार कितना निकलता है, जल का 18 निकलता है क्या। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, है ना, ये निकल जाएगा आपका। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0 और 2 × 18 और 9 पंचे 45, और फिर ये आएगा, फिर 9 पंचे 45 है ना, और 9 ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दशमलव ये हो गया। ठीक है, तो 55.5 ये Na का मान याद आ गया। ठीक है, ये तो निकल गया, आपको क्या क्या दिया ये तो समझ आ गया आपको। एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज पहले निकालते हैं। विलेय का मोल प्रभाज ये क्यों लिखा रहा हूँ आपको समझ आएगा। ठीक है, विलेय का मोल प्रभाज का सूत्र क्या है आपको पता है, NB विलेय है ना, इसलिए Na होता तो विलायक होता था। ठीक है, NB/NB + Na। तो आपको क्या करना है, NB का मान कितना है, 1 है, NB का मान कितना है, 1 है, और हमारे पास 55.5 है यहाँ पर। ठीक है ना, इसको आप कैलकुलेट कर देते हैं, इसको भौतिक संसाधन में कैलकुलेट करता हूँ मैं, मस्त को जोड़ देते हैं, इसके भाग देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 0.0177। ठीक है, इसको आपको परीक्षा में तो आपको खुद गुना भाग कर रहा है ना, कैलकुलेटर का यूज़ तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 0 अर्थात मतलब XB का मोल प्रभाज निकल गया आपके पास 0.0177, ये प्राप्त हो गया अपने को। ठीक है, अब लास्ट सूत्र अपने को क्या करना है, वो जो
और हमारे पास क्या है, विलेय है, सॉरी विलयन है, उस विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए सूत्र होता है, आपके पास पता होगा, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी, ये मोल प्रभाज है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर पी नॉट ए माइनस पी ए ये वाष्प दाब है, किसका, विलायक का। तो आपको स्पष्ट पता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन में कि यहाँ एक टिप बता देता हूँ, आप लिखना मत, है ना, कि यहाँ अगर विलयन में क्या हो, अवाष्पशील विलेय हो, है ना, अवाष्पशील क्या हो, विलेय हो, अवाष्पशील विलेय हो, तो विलयन का वाष्प दाब किसके, विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। विलयन का वाष्प दाब है वह विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। अर्थात जो पी ए है ये विलायक का वाष्प दाब है, ओके, बट यही क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है। और इसको कई जगह ऐसे लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी बस, या पी एस करके लिख सकते हैं, ठीक है, अपान पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी, ओके। तो अब समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो पी एस लिखा हूँ मैं, ये क्या है, आपका विलयन का क्या है, वाष्प दाब है। और इसी को अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सीधी बात ये है कि हमारे पास जगह तो नहीं है, तो हम लोग दूसरा कॉपी में रफ कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये है, क्या है आपके पास, पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है। तो पी नॉट ए ये है अपने पास इक्वल टू एक्स बी, है ना। तो एक चीज़ और क्लियर कर लीजिएगा कि पी नॉट ए इसका मान कितना है, ये क्या है, शुद्ध विलायक का क्या है, वाष्प दाब है। अर्थात जो जल है उस जल का वाष्प दाब है, ठीक है। तो जल का वाष्प दाब कितना दिया गया था, 12.3 kP, किलो पास्कल कहते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक्स बी का। एक्स बी मतलब विलेय का मोल प्रभाज। तो अभी तो हमने निकाली है, विलेय का मोल प्रभाज कितना निकाला है, 0.0177। ये क्या है, विलेय का मोल प्रभाज है ना। अभी तो हमने लिखा है, पिछले वीडियो को पीछे जाकर देखिए, तो विलेय का मोल प्रभाज है। और ये क्या है आपका, विलायक का क्या है, वाष्प दाब है, अर्थात जल का वाष्प दाब है। तो जल का वाष्प दाब कितना है, पी नॉट ए को डाल दीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए आपको 12.3। यहाँ पी एस का मान ज्ञात करना है, और पी नॉट ए का मान कितना है, 12.3 इक्वल टू एक्स बी का मान है अपने पास 0.0177, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको पक्षांतर कर दो, तो ये 12.3 पी एस इक्वल टू 0.0177 इंटू 12.3, ये हो जाएगा। तो 12.3 माइनस पी एस इक्वल टू, यहाँ पर आप लोग गुना भाग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, कैलकुलेटर में करना मस्त है ना जी। तो ये आ गया, इसका गुणा करेंगे तो 0.21771, ये उत्तर आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, हो सके तो इसको पक्षांतर कर दो, या तो इसको पक्षांतर कर दो, मतलब तो वही है, ठीक है। अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो मैं अपने तरीके से बता देता हूँ, 12.3 बराबर हो जाएगा आपका 0.21771, ये प्लस हो जाएगा पी एस, है ना, ठीक। इधर से इधर पक्षांतर कर दिए तो जी, अब इसको इधर पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा आपका 12.3 माइनस 0.21771 बराबर पी एस। पी एस का मान याद करना है, बस घटा दो इसमें, तो कितना, ये 3 है अपने पास ना, ठीक है। इसको हम लोग घटा देते हैं, चलो ये आ गया उत्तर। तो ये आ गया आपका, पी एस का मान निकल गया 12.08 किलो पास्कल, ठीक है। ये पी एस का मान निकल गया, तो यही सूत्र, यही आपको लिखना है, ठीक है। तो आप
पर मान रखेंगे, इतने पूरा बनाएंगे, यहाँ पर ऊपर उत्तर आ जाएगा 12.08 किलो पास्कल। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं और इसको देखते हैं कि एक्चुअली में इसमें है क्या। है ना, यहाँ पर दिया गया है हेप्टेन तथा ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। ओके, है ना, 273 केल्विन पर दोनों द्रव घटकों का वाष्प दाब क्रमशः 105.2 किलो पास्कल है तथा 46.8 किलो पास्कल है। 26 ग्राम हेप्टेन एवं 35 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा। विलयन का वाष्प दाब निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज आपको पता होगा, P इक्वल टू PA प्लस PB, डाल्टन के आंशिक दाब नियम पता है ना। आंशिक दाब नियम ये पता है आपको। अब यहाँ पर A किसी को मान लो, किसको मानते हैं, हेप्टेन को मान लेते हैं, हेप्टेन, और B ऑक्टेन को मान लेते हैं। ठीक है, एक चीज आपको और पता होगा, P इक्वल टू क्या होता है, XA और XB, मतलब क्या होता है, XA P नॉट A प्लस XB P नॉट B। ये है मेन पॉइंट, है ना। और यही वाले नियम में आपको लगाना है सूत्र में, क्या लगेगा देखिए। तो ये P कौन है, ये विलयन का वाष्प दाब है ना। तो आपको ये पता होगा कि P नॉट A तो ये रहेगा, इसको रहने दो, P नॉट A इंटू XA क्या है, ये है आपका मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, A है ना, A है तो क्या हो जाएगा NA अपान NA प्लस NB प्लस ये है। और यहाँ देखेंगे तो P नॉट B है और XB का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका NB अपान NB प्लस NA, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, अब यही क्या है, इसी में अपने को मान रख देना है। किसका मान क्या है, NA किसको माने हम लोग, हेप्टेन को माने हैं, और B किसको माने हैं, ऑक्टेन को माने हैं। बस आप मान रखते जाइए। सबसे पहले बात ये देखते हैं हम लोग कि P नॉट A हेप्टेन है ना, और ऑक्टेन है, वो 373 पर दोनों एक द्रव घटकों का वाष्प दाब है ना, दोनों घटकों का वाष्प दाब कितना है, 105 है, और इसका कितना है, ऑक्टेन का 46 है। तो यहाँ पर P नॉट A की जगह हम लोग लिखेंगे 105 और P नॉट B की जगह लिखेंगे 46.8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 105.2 गुणित NA का मान देखें तो, मुझे एक चीज़ और क्लियर करते हैं हम लोग, आपको पता होगा NA इक्वल टू WA अपान MA, ये आपको पता है। तो WA क्या है अपने पास, उसका भार है, इसका क्या है, अणुभार है ना। तो हम लोग देख लेते हैं पहले हेप्टेन का भार कितना दिया गया है, हेप्टेन का भार दिया गया है 26। ओके, और उसका अणुभार निकलता है आपका 100। इसको निकाल कर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, हेप्टेन क्या है करके, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 26.00 लिखने की जरूरत नहीं है, बटा 100 पूरे का बटा, अच्छा NA का लिखते हैं, NA का फिर वही 26.00
0/100 प्लस इसका निकालते हैं NB का निकालते हैं। NB का क्या हो जाएगा, NB = WB/MB। इसका मान कितना गया है, 35 दिया गया है, तो 35 बटा और MB तो आपको बताया था मैं ऑक्टेन का कैसे निकालते हैं। ऑक्टेन का जो अणुभार है वो कितना निकल जाएगा, आणविक द्रव्यमान कितना निकल जाएगा, 114 निकलता है। ठीक है, इसको भी आप निकाल कर देखिएगा। अगर नहीं आता है इसको निकालना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो 114 हो गया। ठीक है ना, और पता है ना, जैसे चलो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। CH18 ये हो गया आपका ऑक्टेन। ऑक्टेन का सूत्र क्या लिखा है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 दोनों कितना होता है 12 × 8 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 गुण कितना है 18, 8 दूने 16 है ना, 8 एकम 8, 1 9 96 और प्लस कितना हो गया 18, इसे 18 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 114। आया ना 114, तो यही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे आप 35/114 हो गया। ठीक है, प्लस P0B का मान कितना है, इसका मान मैंने आपको बताया था 46.8, हो जाएगा 46.8 गुणित, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर NB का मान लिखना है। NB का मान क्या है 35/114 NB का मान कितना है 35/114 प्लस Na का मान कितना है, वह आपका है 26/100। इतना सब लिखना है। ठीक है, अब इसको आप गुना भाग करिए। ठीक है ना, अब गुना भाग करने से आपको क्या मिलेगा उसको मैं बता देता हूँ। आपको मिलेगा 0.5.2। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 26/100 है ना। ठीक है, मतलब क्या है 0.26, सीधी बात 0.26 आएगा इसमें, है ना, बटा इसमें भी क्या आएगा 0.26 और प्लस इसमें कितना आएगा, इसमें आ जाएगा आपका 0.31 है ना, प्लस 46.8 इंटू इसमें कितना बताया था मैंने 0.31 अपान इसमें कितना आएगा 0.31 प्लस इसमें कितना आएगा 0.26 हो गया क्या, इतना कर दीजिए आप। और इसको और हम लोग सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0.1052 इंटू इसको हम लोग पूरा जोड़ना घटाना कर देते हैं, है ना, इस पूरे चीज को जोड़ना घटाना करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 0.456 प्लस 46.8 इंटू इसका करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0.55544 इतना आएगा। इसको आप कैलकुलेटर करेंगे मस्त घर में, इसको आप गुना कर देते हैं तो गुना करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। ये हो जाएगा आपका गुना करने के बाद 47.97 प्लस इतने का गुना हो गया, इतने का गुना करते हैं तो वो हो जाएगा आपका 25.46, ये इंटू हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए आप, हो जाएगा 73.343 kP किलो पास्कल। तो ये निकल गया P का मान और यही आपका है मिश्रण का वाष्प दाब। ठीक है, चलिए तो एक घुमावदार क्वेश्चन चलते हैं। तो 114 ग्राम ऑक्टेन है, उस ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलेय, कोई अवाष्पशील विलेय है मेरे पास, है ना, विलेय को अधिकतर हम लोग 20 से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता है ना। तो उस अवाष्पशील विलेय है जिसका मोलर द्रव्यमान दिया गया है, जैसे कि हम लोग
आणविक द्रव्यमान निकालते हैं ना, ठीक है, आणविक यौगिक का जी। तो यहाँ पर दिया गया है इसका मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कितना है 40 है ना, 40 मोल माइनस 1 होते हैं है ना। कि कितनी मात्रा मिलाई जाए, मतलब जो अवाष्पशील विलेय है उसकी कितनी मात्रा मिलाई जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% ही रह जाए। इस जगह समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, ध्यान सुनना है ना। कि हमको ये बोला जा रहा है कि माना जाए फी नॉट ए, ये शुद्ध अवस्था में ऑक्टेन का वाष्प दाब, अच्छा विलायक को हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक है। तो ये हो गया पी नॉट ए, ये के लिए क्या लिखा मैंने, ये है क्या ऑक्टेन का शुद्ध अवस्था वाष्प दाब, मान जाए कितना है अपने पास से 100 है ना, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि यदि अवाष्पशील विलेय है, अवाष्पशील विलेय है उसकी कितनी मात्रा मिलाएंगे, हमको क्या ज्ञात करना है, उसकी मात्रा ज्ञात करना है, विलेय की मात्रा ज्ञात करना है, ठीक है। तो कितनी विलेय मिलाया जाए कि इनका जो वाष्प दाब इतना था वो घटकर कितना हो जाए 80% हो जाए। मतलब ये पी ए है वो किसका, जब वो सॉल्यूशन बन जाती है, विलयन बन जाता है, ये विलेय और विलायक को लेकर जब विलयन बन जाती है तब उस विलायक का वाष्प दाब है ये, ठीक है। और ये शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब है, ठीक है। तो मूल दाब है, मूल वाष्प दाब है उसके घटकर कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। कब होगा, जब हम लोग अवाष्पशील विलेय को क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं पहले। तो दिया है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मान जब विलेय को हम लोग बी मानते हैं तो डब्लू बी ये हो जाएगा आपका विलेय का भार। तो विलेय का भार हमको दिया गया है क्या, उसी को तो ज्ञात करना है, डब्लू ए, इसको आप लास्ट में लिख लेना, मैं शुरू में लिख लिया। इसका मान क्या करना है अपने को, ज्ञात करना है, ठीक है। विलेय का भार है ना, ये मोलर द्रव्यमान को मत समझना, ये मोलर द्रव्यमान अलग है, ठीक है। जैसे कि आणविक द्रव्यमान निकालते हैं ना हम लोग, ठीक है, वो अलग है ना। तो ये यहाँ पर इसका मात्रा ज्ञात करना है, डब्लू बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। उसी तरह होता है आपका एम बी, ये क्या है, एम बी मतलब क्या होता है, उसका मोलर द्रव्यमान अर्थात आणविक द्रव्यमान, ठीक है, अणुभार कह सकते हैं सीधी सी बात, ठीक है। तो एम बी का मान तो दिया है अपने को 40, कितना दिया गया है 40, ठीक है। उसी तरह आप लोग को ये बी के लिए यूज़ हो गया, विलेय के लिए यूज़ होगा। अब विलायक के बारे में बात करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका डब्लू ए। तो विलायक का भार कितना दिया गया है, डब्लू ए का मान कितना गया है, तो यहाँ पर दिया गया है 114 ग्राम, ठीक है। तो डब्लू ए का मान कितना है 114 ग्राम है, ठीक है जी। और हम मान उसका अणुभार निकालते हैं, मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, मान लो जाए, ठीक, किसका ऑक्टेन का, तो उसका हो जाएगा वो एम ए, इसका मान हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका मान हम लोग निकाल के देखते हैं। तो ये हो जाएगा सी, अच्छा ऑक्टेन का सूत्र है C8 है ना, 18 हो जाएगा ना, ठीक है। इसको निकाल के देख लेंगे, आप लोग अगर गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से CnH2n+2 ये हो जाएगा एल्केन का सूत्र। एल्केन का सूत्र आपको पता होगा, 9वीं में पढ़े होंगे। एन का मान अगर 8 दिया गया है तो C8H2n का मान कितना है 8 है, प्लस ये हो जाएगा 2 है ना, आधा हिंदी आधा इंग्लिश यूज़ करता हूँ, मेरी मर्जी है ना, ठीक है। तो C8 8 दूनी 16 हो गया, 16 2 कितना हो गया 18, तो सही है हमारा ये, ठीक है। ओके, तो ये हो गया ऑक्टेन का सूत्र। तो इसका हम लोग निकाल देते हैं, मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान देखो, आणविक द्रव्यमान नहीं बोल रहा हूँ, परमाणु द्रव्यमान हो जाता है आपका 12, ठीक है। तो 12 गुणित 8 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, ये तो आपको पता है। परमाणु द्रव्यमान ना, आणविक द्रव्यमान 2 होता है, उसको नहीं देखना है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ठीक है। इसको गुणा करते हैं किससे से 18 से, ठीक है। तो हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से लाया 1 और 8 का 8 क्या होगा 96 प्लस क्या होगा 18, तो ये कुल मिलाकर होगा ये हो जाएगा 114। मतलब डब्लू ए का मान 114 दिया गया है आपको और इसका एम ए का मान भी कितना निकला 114 निकला, ठीक है। ये आपको क्लियर कर लेना है, ये सब आपको दिया गया है, अच्छी बात है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कैसे यहाँ सूत्र से निकालें। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको बुक्स में डायरेक्टली एक सूत्र दे दिया रहता है, क्या दिया रहता है देखो, तो ये दिया रहता है पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपान एन ए, ये दिया गया है सूत्र, इस सूत्र हमको लगाना है।
अब आप सोचोगे कि ये सूत्र कहाँ से आया सर, इसलिए तो हमको लगाया गया है पैसा देकर, है ना। ठीक है, इस सूत्र को हम लोग निकालते हैं, फिर इसी में हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करने वाले हैं ये। ठीक है, तो सीधा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा क्या है। और इसको आपको पता होना चाहिए, पी नॉट ए है ये किसका वाष्प दाब है, ऑक्टेन का शुद्ध अवस्था में ना। ठीक है, और पी ए है वो कौन है, बताया था मैंने, ये वाला भाग है। ठीक है, और पी नॉट है ये तो आपको पता ही है। ठीक है ना, तो सीधा हम लोग पॉइंट में चलते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होगा, ठीक है, ये पता होगा, है ना, पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए, है ना, इक्वल टू एक्स बी। ये कहाँ है, ये आपको मिलेगा, आपको वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से यही से आपको मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के लिए यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र, ये क्या है आपका, एक्स बी है, ये विलेय का क्या है, ये आपको बता दिया गया था शुरू में, जो एक्स बी है ना, ठीक है, वो एक्स बी है, वो क्या है आपका, विलेय है, उसका विलेय का क्या है आपका पॉइंट। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, मोल प्रभाज, कुछ यहीं पर आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये बी है, मतलब क्या है, विलेय का मोल प्रभाज है। अगर यहाँ पर ए रहता तो विलायक का रहता, बट हम लोग विलेय का करेंगे। ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी, आपको आया था। ठीक है, ये क्या था, वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन। आपको ये पता होगा मोल प्रभाज है, एक्स बी कौन है, मोल प्रभाज। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं एन बी अपान एन बी प्लस एन ए। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, या तो कई जने क्या लिखते हैं, एन अपान एन प्लस कैपिटल एन। ये इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं, ये कैपिटल एन है वो क्या है आपका विलायक का है, और स्मॉल एन है ना वो क्या है आपका विलेय का है। तो आपको बी लिखने ज़्यादा स्पष्टीकरण होगी कि एन बी विलेय का है और एन ए क्या है, विलायक का है। ठीक है, ओके, तो मोल प्रभाज का सूत्र ये हो गया। अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि इसको हम लोग कैसे और लिख सकते हैं, है ना, आगे मैं बताऊंगा। तो अभी एक चीज़ क्लियर करिए कि पी नॉट ए और पी ए को मैं अगर उल्टा कर देता हूँ, पी नॉट ए को ऊपर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका पी नॉट ए अपान ये जो पी नॉट ए और माइनस पी ए है वो नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए, ये हो जाएगा क्लियर। ठीक है, उसी तरह ये एक्स बी जगह किसको रखे थे, एन बी अपान एन ए, सॉरी प्लस एन ए को रखे थे ना, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका एन बी प्लस एन ए अपान एन बी, इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, ये इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे लाएं, उसी तरह से इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले आएं, वही तो मतलब है। और एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि एन बी प्लस एन ए अपान एन बी को हम लोग यहाँ पर डिवाइडेड करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एन ए अपान एन बी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, विभाजन विधि से। और एक गणित का विधि है, बाय वाला समझेंगे नहीं समझेंगे पता नहीं, लेकिन इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि जब तक माइंड में रहेगा तब तक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, यही है, कैसे यही है, ठीक है, जैसे कृष्ण भगवान विष्णु है ना, ठीक है, उसी तरह से ये यही है। कैसे, एन बी को हम लोग इधर से इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एन बी प्लस ये हो जाएगा आपका एन ए अपान एन बी, वही आया ना जो पहले था। ठीक है, तो उसके इसकी जगह हम लोग इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा पी नॉट ए अपान पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू एन, सॉरी इसको लिखेंगे डायरेक्टली 1 प्लस एन ए अपान एन बी। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं तो एन को इधर पक्षांतर करते हैं तो पी नॉट ए अपान पी नॉट ए माइनस पी ए माइनस 1, क्योंकि ये प्लस था। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा एन ए अपान एन बी। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम लोग गणितीय क्रिया करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका पी नॉट ए, ये ऊपर से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस तो माइनस रहने दो। ठीक है, उसके बाद पी नॉट ए ये आ गया, माइनस तो माइनस को रहने दो, उसका पी ए ये हो गया क्या। ठीक है, अपान बचा जो इसको लिख दो पी नॉट ए माइनस पी ए, ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा आपका एन ए अपान एन बी, ये तो क्लियर है आपको। ठीक, अब क्या करोगे, इसको इससे यहाँ पर ये जो चिन्ह है इसको गुना कर दें, तो इसको गुना करेंगे तो ये माइनस पी नॉट ए आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस पी ए आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी ए, ये हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए। यहाँ पर तो ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका पी ए, है ना, पी ए अपान पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू एन ए
अपान एन बी। इसको फिर से सीधा कर देते हैं, ठीक है। एन बी को ऊपर ले जाते हैं, एन ए को नीचे लाते हैं, तो इस तरह ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी ए आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू हो जाएगा वो एन बी अपान एन ए। बस यही वाला जो सूत्र है आपको मैंने शुरू में बता रखी थी, क्या, पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी ए इक्वल टू एन बी अपान एन ए, जो मैंने आपको शुरू में बता रखी थी। देखो तो यहाँ पर आपको बताया गया था, ठीक है। यही सूत्र आपको याद है तो डायरेक्टली यहाँ पर से यही सूत्र लगाना और डायरेक्टली इसमें नियम में बनाना, ठीक है। और ये तो अभी जो जितना ही यहाँ पर मैं बताया वो सब क्या था, सूत्रों को निकालने का एक तरीका था, ठीक है। तो आपको जो सूत्र प्राप्त हो उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ क्या, पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी ए इक्वल टू एन बी अपान एन ए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एन बी कौन है, मोलों की संख्या है ये, ठीक है। यहाँ पर एक्स भी था, वो मोल प्रभाज था, ये मोल, तो मोल का सूत्र क्या होता है, वो होता है भार बटा अनुभार होता है, आपको पता है, ठीक है। अगर ये विलेय का है तो विलेय के लिए हम लोग बी लगा देंगे, ठीक है। अगर ये विलायक है तो एन ए इक्वल टू हो जाएगा डब्लू ए अपान एम ए, ये हो जाएगा आपको, ठीक है। तो हम लोग इसकी जगह लिख सकते हैं क्या, इसकी जगह, हाँ इसको लिख सकते हैं, ओके। तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी ए ये है अपने पास, ठीक है। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ, एन बी की जगह लिख देता हूँ मैं डब्लू बी अपान एम बी, डब्लू बी बटा एम बी, ठीक है। और पूरे का है ना, उसके बाद नीचे में क्या है, एन ए है, एन ए के लिए क्या है अपने पास, डब्लू ए अपान एम ए, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी ए इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा डब्लू बी अपान एम बी इंटू, यहाँ पर इंटू हो जाएगा, ये ए में ऊपर हो जाएगा तो एम ए अपान डब्लू ए, ये हो जाएगा। ये सूत्र आपको प्राप्त है, यही से सूत्र में आपको क्या करना है, सवाल बनाना है, ठीक है। तो हमने जो जो यहाँ पर दिया गया तो उसको लिख लेते हैं। पहले तो बात करते हैं हम लोग डब्लू ए, डब्लू बी और एम ए और एम बी, ये था अपने पास क्या। तो क्या क्या मान था मैंने शुरू में आपको बता रखी थी। देखो तो डब्लू बी का मान कितना है ऐसा ज्ञात करना है। एम बी का मान 40 है, चलो लिख दो, एम बी का मान कितना है 40 है ना। और डब्लू ए का मान 114, डब्लू ए का मान क्या है 114, और डब्लू बी का मान ज्ञात करना है, और एम ए का मान भी 114 है, एम ए का मान भी 100 क्या है 14 है। और इसको क्या करना है, डब्ल्यू का क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब सूत्र में लगा दो, क्या सूत्र आया था मेरे पास, पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी ए इक्वल टू डब्लू बी अपान एम बी इंटू एम ए अपान डब्लू ए, जो जो दिख रहा है सूत्र लगा दो। पी नॉट ए के लिए मैंने क्या बताया था आपको शुरू में बता रखी थी। देखो तो पी नॉट ए के लिए 100 है और पी ए के लिए कितना है 80 है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 80 बटा 80, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा डब्लू बी का मान कहाँ है ज्ञात करना है, एम बी का मान 40 है तो डब्लू बी अपान 40 है ना, इंटू एम ए का मान कितना है 114 और डब्ल्यू ए का मान कितना है 114, कट गया दोनों, ठीक है। बचाइए, ये हो जाएगा आपका 20 बटा 80 बराबर डब्ल्यू बी अपान 40, इधर करेंगे तो गुना हो जाएगा, तो 20 बटा 80 गुणित 40 बराबर डब्ल्यू बी, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, तो 20 बटा 2 मतलब हो जाएगा आपका 10, तो डब्ल्यू बी का मान आ जाएगा आपका 10, ठीक, कंप्लीट, ओके। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन में और चलते हैं कि 298 के पर क्लोरोफार्म है ना एवं डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg व 415 mmHg है। क्लोरोफार्मा का कितना है 200 और डाइक्लोरोमेथेन का कितना है 415, ठीक है। तो क्या क्या ज्ञात करना है, देखिए तो यहाँ पर एक लिखा गया है कि 25.5 ग्राम CHCl3 मतलब क्लोरोफार्म है तथा 40 ग्राम CH2Cl अर्थात डाइक्लोरोमेथेन है। मिलाने पर विलयन की वाष्प दाब की गणना 298 के पर कीजिए, मतलब दोनों को मिलाएंगे तो उस विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। दूसरा, वाष्प अवस्था में प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो ये मोल प्रभाज तो हमारा मेन पॉइंट नहीं है, तब भी हम लोग ज्ञात करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या दिया गया है अपने पास, पॉइंट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है CHCl3 जो है अपने पास क्या है
क्लोरोफार्मा है, उस क्लोरोफार्मा का द्रव्यमान, क्लोरोफार्मा का द्रव्यमान दिया गया है ये, है ना। क्लोरोफार्मा का द्रव्यमान वो कितना दिया गया है, 25.5 ग्राम, ठीक है, 25.5 ग्राम क्लोरोफार्मा है। और CH2Cl2 ये एक डाइक्लोरोमेथेन है, का द्रव्यमान कितना बताया गया है, वो बताया गया है आपको 40 ग्राम, है ना, ये बताया गया है, ठीक है, 40 ग्राम। अब क्या करना है कि दोनों का हम लोग मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं पहले तो, ठीक है, आणविक द्रव्यमान निकालते हैं वैसे जी। तो यहाँ पर देखेंगे CHCl3 का मोलर द्रव्यमान क्या निकलेगा, देखो तो C कितना होता है 6 कार्बन 6, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है ना 12, गुणित कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है ना, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, कुछ नहीं मतलब 1 है। ऐसे एक लिखने की जरूरत नहीं है, आप टाइम वेस्ट मत करना। उसके बाद क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, गुणित कितना है 3 है, 3 से गुना है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको आप लोग गुणा भाग कर लेना, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 119.5 ग्राम मोल माइनस 1, ठीक है। उसी तरह आप लिखेंगे सॉरी यहाँ पर Cl2 रहेगा, है ना। तो CH3Cl2 है ना का मोलर द्रव्यमान ये निकल जाएगा आपका, फिर वही है 12, यहाँ पर क्लोरीन 12 गुणित 1, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 गुणित 2 प्लस क्लोरीन का 35.5 गुणित कितना 2 का है, ठीक है। इसको आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा आपका 12 और 2 प्लस 35.5 2, ये हो जाएगा आपका 85 ग्राम मोल माइनस 1, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मोलर द्रव्यमान निकाल लिए। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा से मोल के बारे में। तो जैसे कि मैं किसका मोल का सूत्र का ये क्लोरोफार्मा का मोल निकालता हूँ, तो आपको पता है मोल का सूत्र क्या है, एन का सूत्र क्या है, भार बटा क्या होता है अणुभार, है ना। तो अणुभार मतलब ये मोलर द्रव्यमान हो गया उसका, ठीक है। मतलब इसका मैं मोल निकालता हूँ तो देखो तो CHCl3 का मोल बराबर भार कितना दिया गया है, भार दिया गया है इसका 25.5 ग्राम दिया गया है, ठीक है। और आणविक द्रव्यमान कितना निकला है अपने पास 119.5 निकला है कि नहीं, ठीक है। तो 119.5, तो ये हो जाएगा आपका को हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका 0.213 मोल, ये निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप निकालोगे CH2 का मोल, इसका मोल निकालेंगे क्या, इसका मोल क्या निकलेगा, इसका द्रव्यमान कितना दिया गया है 40 ग्राम दिया गया है, तो 40 बटा कितना है इसके पास 85 ग्राम, ठीक है, ग्राम मोल माइनस 1, है ना। तो इसका निकल जाएगा आपका 0.470 मोल, क्लियर हो गया। तो ये हो गया, ये मोलों की संख्या निकल गया। अब कुल मोलों की संख्या देखा तो कुल मोलों की संख्या कैसे निकालोगे, पहला वाले संख्या का मोल को जोड़ दो दूसरा वाले के मोल के साथ, पहला कितना निकला था 0.213 प्लस 0.470 इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 0.683, है ना, ये हो जाएगा कुल मोल, ठीक है। अब क्या करना है, मोल प्रभाज यहाँ पर आपको मोल प्रभाज निकाल लेना है, ठीक है। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको ये पता होगा, मोल प्रभाज के लिए सूत्र है आपके पास CHCl3 का मोल प्रभाज
अर्थात सीधी बात यह है कि एन बी का मोल प्रभार निकालना है तो एन बी अपान एक्स बी का मोल प्रभार निकालना है तो क्या है, एन बी अपान एन बी प्लस एन ए, ये होता है क्या, है ना। तो इसका आप मोल प्रभार जब निकालोगे तो कैसे करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसकी मोलों की संख्या निकलना है। CH3 का एन बी हो जाएगा अपान एन बी प्लस एन ए और एन बी का कुल मोल की संख्या तो हम निकाल चुके हैं, एन बी और एन ए को जोड़े हैं तो कुल मोल निकला, कुल मोल की संख्या कितना निकल गया, बस ऊपर में इसकी मोलों की संख्या है। इसकी मोलों की संख्या कितना है, ये है अपने पास कितना 0.213 है नहीं, इसका मोल जी, तो ये हो जाएगा CHCl3 का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा 0.213 अपान इसका मान कितना है, यहाँ पर हमारे पास ये है ना 0.683, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका 0.312, ये निकल गया इसका। उसी तरह आप किसका निकालोगे, इसका निकालोगे किसका, CH2Cl2 का निकालोगे, है ना। CH2Cl2 इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके पास का मोल प्रभाज। तो इसका मोल प्रभाज क्या है देखो, तो इसका मोल कितना है अपने पास, इसका मोल है आपके पास से 0.470 और एन बी और एन ए का मान कितना है अपने पास 0.683, ये तो है, अभी मैंने निकाल के दिखा रखी है आपको। अब क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, गुना भाग कर देना है, तो यह हो जाएगा आपका 0.688 ये मिलेगा आपको, ठीक है, ओके। और एक चीज़ आपको और पता होगा, मान जाए कि 1 - एक्स ए या एक्स बी जिसका भी आता है, ठीक है, तो उसका अगर एक्स बी मानते हैं तो उसका इसमें घड़ा 1 - जितना आया होगा उसका कितना आया था 0.312 आएगा, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा 0.688, ठीक है। तो ये हो गया। आप टोटल वाष्प दाब निकालना है तो P = PA + PB, ये तो अभी मैंने आपको बता रखी थी, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि P = P0A XA + P0B XB, ये आपको पता है आपको। अब यहाँ क्या करना है आपको एक जने को ए मान लेना है, एक जने को बी मान लेते हैं। जैसे कि हमने क्या लिया था, CHCl3 लिया था ना, ठीक है, ये लिया था, और दूसरा क्या लिया था हमने CH2Cl2, है ना, ये क्लोरोफार्मा हो गया और ये डाइक्लोरोमेथेन हो गया। तो आप किसी को ए मान लो, किसी को बी मान लो, तो हम लोग बी मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसको क्लोरोफार्मा को और डाइक्लोरोमेथेन को क्या मान लेते हैं हम लोग, ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको बी क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय होता है ना, और ये क्या है आपका विलायक है, ठीक है, तो ऐसे मान लो। तो देखो ध्यान से, है ना, अब क्लियर करते हैं मेन पॉइंट, ठीक है। तो P0A में कौन है अपने पास, ए में कौन है, ये है, ठीक है। मतलब अपने को क्या करना है, इसकी मान लिखना है, ठीक है। जो ये क्या है अपना P0 है, शुद्ध अवस्था में CH2Cl का मान कितना था, कितना आया था, ठीक है। तो प्रश्न आपको दिया गया था, प्रश्न मैं क्लियर कर देता हूँ, उसका मान कितना दिया गया था, प्रश्न में उसका मान दिया गया था, क्लोरोफार्मा एवं डाइक्लोरोमेथेन का वाष्प दाब क्रमशः, ठीक है, क्लोरोफार्मा का 200 और डाइक्लोरोमेथेन का वाष्प दाब कितना है 415 mmHg, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये P0A मतलब शुद्ध अवस्था वाष्प दाब है, मतलब विलायक का शुद्ध अवस्था वाष्प दाब, इसका शुद्ध अवस्था वाष्प दाब कितना है, वो है आपका 415, ठीक, इंटू ये एक्स नहीं ना, ये इंटू है XA मोल प्रभाज, क्या लिखना है उसका, मोल प्रभाज। इसका मोल प्रभाज कितना था, मोल प्रभाज कितना निकाले थे हम लोग, ठीक है। तो आपको पता होगा इसका मोल प्रभाज यहाँ पर ऊपर निकाले हम लोग, ठीक है। मोल प्रभाज क्या है 0.683, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 बोल दिया था क्या, 688, ठीक है, ये वाला आया है, ठीक है, मैं ऊपर का बोल दिया था, ये वाला आया है, ठीक है, ओके। अब अपने को क्या करना है, अब प्लस P0B इसका शुद्ध अवस्था वाष्प दाब देखना है अपने को, ठीक है। अब शुद्ध अवस्था वाष्प दाब कैसे देखेंगे, तो ध्यान से दिखेगा, है ना, यहाँ पास हमने आपको बताया था कितना 200, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 200 मान इसका आ गया, ठीक है, इंटू XB का मान हमने अभी लिखा रखी थी, ठीक
ठीक है। 120 का मान कहाँ पर दिखा रखी थी हमने, नीचे में देखे तो 120 का मोल प्रभाज कितना था, कहाँ पास है मोल प्रभाज, यहाँ पास है सबसे नीचे में, ये देखो CaCl3 का मोल प्रभाज कितना आया था 0.312। ठीक है, इसी को हम लोग को अटैच करना है। ठीक है, यही अटैच कर देंगे और आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा ये 0.312, क्लियर हो गया। तो पहले इसको गुना कर देते हैं, इसको गुना कराओगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 62.4। ठीक है, और इसको गुना कर देते हैं हम लोग 415 गुणित 0.688 है ना, तो हो जाएगा आपका 285.5। ठीक है, और इसको दोनों को जोड़ दीजिए भाई, अब मेरे को तो नहीं आता है जोड़ना, क्या करोगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 347.9 mmHg, ये कंप्लीट। ठीक है, वाष्प दाब की गणना, विलयन का वाष्प दाब है, किसका वाष्प दाब है, विलयन का। ठीक है, टोटल वाष्प दाब।